Hello everyone. So first of all, welcome to all my dear student on my YouTube channel कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम बच्चों बात करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। कुछ हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट and what is the how many types of the physical quantities, जिसमें आपने पढ़ा था there are 7 fundamental quantities and 2 supplementary fundamental quantities। तो ये पढ़ा था। इसके बाद आपने उसमें क्या किया था कि आपने फाइंड आउट किया था कि डायमेंशंस निकाले थे। आपने फिजिकल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशंस फाइंड आउट किए थे, जिसमें आपने फाइंड आउट किया था कि डायमेंशंस ऑफ द एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, फोर्स, ये सब बेसिक डायमेंशंस फाइंड आउट की थी। इसके बाद आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस निकाली थी, ठीक है ना। इसके बाद आपने और प्रेशर की निकाली थी। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट नेट लेवल के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से हमारे लेक्चर को पढ़िएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपना कॉपी पेन निकालिए और लिखना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले आपको समझना है कि क्या प्रॉब्लम, किस टाइप की प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में आती है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या था कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। कोई भी फार्मूला दिया गया है तो उसको कैसे चेक करते हैं कि ये फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो उसके लिए सिंपल सा हमने बताया था कि आप लोग क्या करते हैं। सपोज दैट इफ यू आर हैविंग द फार्मूला f इज इक्वल टू mv² अपॉन। अब इसको प्रूव करना है कि ये फार्मूला आपका करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो अब देखिए इसको करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट द डायमेंशंस ऑफ LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्स की डायमेंशंस आप जानते हैं mLT-2। क्योंकि आपको मालूम है कि जो फोर्स होता है इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो मास और एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो स्मॉल m की कैपिटल m ले सकते हैं, एक्सेलरेशन का LT-2। तो वी कैन राइट mLT-2, ठीक है ना। तो ये तो mLT-2 ये डायमेंशंस आपका लेफ्ट हैंड साइड की हो गई। सिमिलरली वी कैन राइट द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। अब हमें डायमेंशंस किसकी लिखना है, RHS की लिखना है। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखिए राइट हैंड साइड में लिखा हुआ mv²/r। तो m इज द मास है तो कैपिटल M हो जाएगा। v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी की आपको मालूम LT-1 होता है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए अपॉन कैप, ये स्मॉल r, ये रेडियस है तो रेडियस की डायमेंशंस हमेशा डिस्टेंस में रहते हैं। तो यू कैन राइट L इस तरीके से। तो बच्चों इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, m और यहाँ से एक L² हो जाएगा, तो mLT-2 मिल जाएगा, ठीक है ना। mLT-2 यही फोर्स की डायमेंशंस होती है। तो हम ये कह सकते हैं सिंस डायमेंशंस ऑफ LHS is equal to the dimensions of RHS। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस की इक्वल है, दैट्स व्हाई वी कैन से द गिवन फार्मूला इज करेक्ट। तो इस तरीके से ये हमारा जो गिवन फार्मूला है ये करेक्ट। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम है, ये फार्मूला है, इसको हम चेक करते हैं पहले डायमेंशन एनालिसिस। तो ये सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला था। अब आगे बात करते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कई बार एग्जाम में आई हुई है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पूछी जाती है। द स्पीड ऑफ साउंड v is equal to under root t by m, ठीक है ना। अब इसमें t क्या होता है? What is the t? t is the attention। m क्या होता है? m is the mass per unit length। ये प्रॉब्लम गिवन है। अब इसको हमें चेक करना है कि ये करेक्ट है और इनकरेक्ट। तो देखिए बच्चों, चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हमें डायमेंशंस लिखना है लेफ्ट हैंड साइड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डायमेंशंस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। तो डायमेंशंस ऑफ LHS। अब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या है? LT - 1 लिख देंगे भाई। जो वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी के लिए LT - 1 लिखते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। डायमेंशंस ऑफ RHS। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशंस कैसे लिखेंगे? अंडर रूट टी बाई एम। टी क्या है? हमारा टेंशन, और टेंशन मीन क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है? MLT - 2। MLT - 2 हमने लिख दिया अपॉन, अब देखिए ये मास पर यूनिट लेंथ है, तो हम यहाँ पर इसकी डायमेंशंस क्या लिखेंगे? ML - 1। बस ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मास पर लेंथ का मतलब क्या है? मास अपॉन लेंथ। तो यू कैन राइट ML - 1। तो ये यहाँ पर मास की केवल मास नहीं रखी जाएगी। बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पर मास की केवल मास लिख देते हैं और फिर ये निकलता नहीं, कहते भैया ये गलत है फार्मूला, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ के केस में ML - 1 जाता है। तो ये M से M कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर दिस यू विल गेट L की पावर -1 L2T - 2। दैट्स व्हाई यू विल गेट LT - 1। तो ये डायमेंशंस आपकी आ जाएगी LT - 1। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम है कि द डायमेंशंस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ द राइट हैंड साइड। दैट्स व्हाई वी कैन से द गिवन फार्मूला इज करेक्ट। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि द गिवन फार्मूला इज करेक्ट, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए और चेक कर सकते हैं करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। S equal to UT plus half AT स्क्वायर। इसको चेक करना है कि डेंसिटी ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो देखिए इसको कैसे चेक करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डायमेंशंस ऑफ LHS। सबसे पहले LHS की लिखेंगे। ये जो डिस्टेंस है इसकी कैपिटल L हो जाएगी। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे? डायमेंशंस ऑफ RHS की लिख दीजिए। तो देखिए क्या लिखा है? U वेलोसिटी है LT - 1, ठीक है ना, इंटू T का T लिख देंगे, प्लस 1/2 डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसकी डायमेंशंस आप नहीं लिख सकते हो तो आप नहीं लिखना है। प्लस इसका देखो AT स्क्वायर। तो ये क्या है? एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन में क्या होता है? रेट ऑफ चेंज या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है? LT - 2। तो LT - 2 होता है वेलोसिटी का, और इंटू T स्क्वायर। तो ये आप T स्क्वायर लिख देंगे। तो कुल मिला के आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ से देखिए T - 1 तो ये T + 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो L और ये T 0 तो खत्म हो जाएगा। तो L लिख दिया। तो वी कैन राइट L प्लस यहाँ से देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो वी कैन राइट L। अब देखिए यहाँ पर L और L को 2L नहीं लिख सकते हैं। कई टीचर आपको बता देंगे L + L 2L, ऐसा नहीं। L + L का मतलब आप L ही लिखेंगे। इसकी डायमेंशंस को क्या लिखेंगे? हमेशा L ही लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे 2L। ये 2 डायमेंशनलेस क्वांटिटी को हटा दीजिए, केवल L लिख सकते हैं, नहीं L लिखेंगे।
क्योंकि सेम नेचर के हैं तो उनको हम या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें 2 नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस है राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि द गिवन फार्मूला इज करेक्ट। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशंस हो उसको हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट में आएगी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है आपकी द डायमेंशंस ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एच। अब इसकी डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों इसकी डायमेंशंस कैसे निकालेंगे आप। तो इसका सलूशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये जो इक्वेशंस है ये आपने कहाँ पढ़ी इक्वेशंस? आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसमें क्या है स्पीड ऑफ द लाइट का फार्मूला होता है फॉर वैक्यूम के लिए c होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? तो यहाँ से चूंकि इसकी वैल्यू निकालनी है तो c क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट है ना, और स्पीड ऑफ द लाइट की डायमेंशंस क्या होती है lt माइनस 1। तो इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएगी lt माइनस 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी डायमेंशन डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, सीधे इज इक्वल टू c लिख देना और स्पीड ऑफ द लाइट। अब स्पीड की डायमेंशंस क्या होती है lt माइनस 1 होती है, तो वही lt माइनस 1 डायरेक्ट पुट कर देंगे और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कभी कभी इसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से पूछता है, वो क्या है टेक्निक? उसमें ये पूछता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बस प्रॉब्लम को चेंज कर दिया उसने। कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसकी डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें सिंपल सा फार्मूला क्या है, c इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो c स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब c क्या है? c की आप जानते हैं c की क्या लिखते हैं lt माइनस 1। डायमेंशंस होती है स्पीड ऑफ द लाइट की lt माइनस 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो यू विल गेट 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या लिख सकते हैं L2t माइनस 2 you can write and you will get 1 upon mu naught epsilon naught। तो ये जो डायमेंशंस होगी यही आपकी 1 upon mu naught epsilon naught की डायमेंशंस होगी। तो ये प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द नेट और जेई लेवल पे। तो इसके नेट लेवल के लिए तो बहुत बार आ चुकी है प्रॉब्लम। तो इसमें 2 तरीके हैं, दोनों टेक्निक से किसी भी तरीके से प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है और आप इसको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपने मार्क्स ले सकते हैं। तो आपका एम क्या है? आपका एम ये है कि कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। ये भी आपकी नीट में आ चुकी है। तो केवल हम नीट लेवल की और जेई लेवल की ही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में आपकी आ चुकी है। ठीक है ना, उसके बारे में ही डिस्कशन चल रहा है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है? रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ डायमेंशंस of Planck constant, the ratio of dimensions of Planck constant and that of moment of inertia and that of
moment of inertia is the dimensions of अब ये डायमेंशंस है, किसकी डायमेंशन से कैसे निकालेंगे? कह रहे हैं प्रॉब्लम में कि द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना। अब प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फोटॉन मॉडल, light travel in the form of the packets are bundled, that is known as the photons, and each photons are having the energy h. तो आपको मालूम है इस टाइम फोटॉन मॉडल क्या था कि you know that E is equal to h nu होता था। लाइट जो चलती है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के फॉर्म में चलती है, जिसको क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन कैन नॉट बी डिसोसिएट, यू कैन नॉट राइट 1.5 h nu, 2.5 h nu, 1/2 h nu. You can write only h nu, 2 h nu, 3 h nu, etc. तो E is equal to h nu आप लिख सकते हैं। यहाँ से पहले फाइंड आउट करेंगे प्लैंक कांस्टेंट h की, तो h इक्वल टू हो जाएगा E by nu मिल जाएगा। अब E क्या है यहाँ पर? E is the energy, तो एनर्जी की डायमेंशंस ml2t-2 अपॉन न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की t-1 लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा? ml2 और t-1 मिल जाएगा। तो ये प्लैंक कांस्टेंट h की डायमेंशंस हो गई। अब इसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालना है। तो देखो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इट इज द multiplication of the mass and square of distance from the axis of rotation। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो उस बॉडी का मास और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो I इक्वल टू mr स्क्वायर। तो अब देखिए स्मॉल m की कैपिटल M और r की l स्क्वायर, तो ml स्क्वायर वी कैन राइट, ml स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्लैंक कांस्टेंट h और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो I का फाइंड आउट करना है। तो h, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? तो h की वैल्यू क्या है? ml2t-1 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनर्शिया? ml स्क्वायर वी कैन राइट। तो हमने ये लिख दिया, m से m, l से l कैंसिल, इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? t-1 आ जाएगी। तो वी कैन राइट t-1। तो इस तरीके से इसकी हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं? t-1 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है एग्जाम में आई हुई है नीट लेवल में, तो आप आसानी से इसको डिस्कस कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड। तो बताते रहिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर ये स्टेप हमें समझ में नहीं आया है, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम भी पेपर में कई बार आई हुई है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? x इक्वल टू लिखा है 80 प्लस बीटी स्क्वायर, x इक्वल टू लिखा है 80 प्लस बीटी स्क्वायर, जिसमें वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body in kilometers, ठीक है ना, ये किलोमीटर्स में है। तो while t is the time in second, while
t is the time in second, ठीक है, ये प्रॉब्लम। अब इसमें कह रहे हैं कि देन यूनिट ऑफ द बी। अब देखो हमें यूनिट निकालनी है, किसकी यूनिट निकालनी है, यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड आउट करना है। तो ये प्रॉब्लम, तो देखिए इसका सलूशन कैसे निकालना है। आप जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या था, इस फैक्टर को सबसे पहले इसके बराबर करते हैं, तो डायमेंशंस ऑफ x इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ द 80। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट x इक्वल टू 80, ये लिख सकते हो। अब चूंकि इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें डायमेंशंस ऑफ b की पूछ रहा है, तो x इक्वल टू 80 के तो बराबर कर सकते हैं, इससे a की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन a नहीं पूछा गया है, प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, bt। तो सिमिलरली यू कैन राइट x इक्वल टू bt स्क्वायर लिख दीजिए, bt स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, जस्ट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द b। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन t स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू x अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा। अब x क्या होता है, डिस्टेंस, इसकी वैल्यू l लिख सकते हैं, t की t स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिमिलरली वी विल राइट lt माइनस 2, ये मिल जाएगा। अब देखिए इसकी यूनिट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या किया है कि डिस्टेंस को किस में लिया है, किलोमीटर में, तो डिस्टेंस l है, l को हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर अपॉन, इसके बाद क्या, टाइम को सेकंड में, तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी नेट में आई हुई है प्रॉब्लम्स, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है वैन डर वाल इक्वेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जे वाले बच्चों के लिए भी और नेट वाले बच्चों के लिए, दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों कोर्सेज के लिए। तो देखिए वैन डर वाल इक्वेशन क्या है, वैन डर वाल इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन क्या है, p प्लस a बाई बी स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू दिस। तो वैन डर वाल इक्वेशन में क्या है कि सबसे पहले हम करते हैं क्या, डायमेंशन एनालिसिस में सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है, इसमें जो प्रेशर की डायमेंशंस है वो a अपॉन v स्क्वायर की डायमेंशंस के बराबर होगी। इसी तरीके से ये वॉल्यूम की जो डायमेंशंस है वो b के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ लगा देंगे। तो देखिए इसका सलूशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a अपॉन v स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू pv स्क्वायर। अब p क्या है, प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशंस का ml माइनस 1 t माइनस 2, ये प्रेशर की होगी। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है, ml t माइनस 2 अपॉन एरिया की डायमेंशंस क्या होती है, l स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, ml माइनस 1 t माइनस 2। इतना क्लियर सभी को, वेरी गुड। अब यहाँ पे वॉल्यूम को L क्यूब लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों आप देखिएगा यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी, L की पावर 6 होगा, ये ml 5 हो जाएगा एंड t माइनस 2, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ml 5 t माइनस 2, तो ये आपकी a की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द b। तो आप क्या लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ v is equal to dimensions of v। अब v क्या है, वैल्यू, तो you can write L cube is equal to v हो जाएगा। तो इस तरीके से आप v की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू आप a और b जो कांस्टेंट होते हैं उसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम सबको क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब चलिए एक और छोटी सी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं जो जेई में आ चुकी है, जेई वाले बच्चों के लिए है, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। तो
देखिए जी बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्या कह रही है। प्रॉब्लम में क्या गिवन है, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, the time dependence of physical quantity P is equal to P naught exponential minus alpha t square. This exponential minus alpha t square, where alpha is constant, and t टाइम। अब देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल मालूम होना चाहिए। क्या कि जैसे लिखा है p इज इक्वल टू p नॉट e टू द पावर एक्सपोनेंशियल की पावर, तो जब भी हम एक्सपोनेंशियल की पावर की बात करेंगे तो ये जो फैक्टर होगा इसकी डायमेंशन हमेशा ये डायमेंशन लेस होगा। एक्सपोनेंशियल की जो भी पावर्स होंगी वो हमेशा आपकी क्या होंगी, डायमेंशन लेस होगी, और नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करते, ध्यान रखिएगा। तो अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन लेस का मतलब मास की डायमेंशन 0, mlt तीनों की डायमेंशन आप 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, m0 l0 t0 अपॉन यू कैन राइट t स्क्वायर दिस वन। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, t की पावर -2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने अल्फा की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रॉब्लम में यही पूछता है कि फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द अल्फा। जैसे p इज इक्वल टू प्रेशर p इज इक्वल टू क्या रहेगा, p नॉट e टू पावर माइनस अल्फा t स्क्वायर। तो अब इस प्रॉब्लम में फाइंड आउट क्या करना था, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा, अल्फा की डायमेंशंस फाइंड आउट। तो इस तरीके से आप अपने डायमेंशंस अल्फा की फाइंड आउट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप एक्सपोनेंशियल को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और प्रॉब्लम कई बार आई हुई है कि एंट्रोपी की डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, एंट्रोपी। अब देखिए एंट्रोपी का फार्मूला यदि मालूम है तो आप एंट्रोपी की डायमेंशंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो डायमेंशंस ऑफ एंट्रोपी, तो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी को ds इक्वल टू dq अपॉन t होता है, ये ds इक्वल टू dq अपॉन t होता है। यहाँ पर t क्या होता है, टेम्परेचर, dq क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी की ml2t-2 you know very well, and you can write theta. So you will get ds equal to ml2t-2 and theta minus 1. You can write. इस तरीके से इसकी डायमेंशंस निकल आएगी, एंट्रोपी की डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं ml2t-2 थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से डायमेंशंस फाइंड आउट होंगे। तो और भी प्रॉब्लम है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फिर आज हम यही अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, और थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू टू ऑल।